हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की बात स्टार्ट की थी, जो कि हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर्स को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लिया था, क्या क्या हमें पढ़ना है और कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात किया था, वहाँ पे हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले कैटेगराइज किया था जो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है 2 तरीके का। एक हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकेंड था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और हमने ये भी बात किया था कि उसके बाद हम लोग जो है उसी में कंडक्टेंस की भी बात हम लोग आगे फर्दर करेंगे। फिर वहाँ पे और भी मैंने बताया था बैटरीज वगैरह के बारे में बात करेंगे, फिर कोरोजन वगैरह के बारे में बात करेंगे, वही सारा आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो हम लोगों का लेक्चर है, इसमें हम लोग बेसिकली ईएमएफ पे बात करेंगे, क्या होता है नहीं होता है, ये सारा चीज़ अभी डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक हम लोगों ने बात किया था उससे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लास्ट तक देखना है, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएफ का क्वेश्चन है वो वहाँ से पूछा ही जाता है। लगभग आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर जेक बोर्ड का हो या फिर किसी भी अदर बोर्ड के भी यदि इसको देख रहे हैं तो उनके लिए भी, क्योंकि ईएमएफ का कैलकुलेशन तो लगभग सेम ही है। ठीक है, तो सभी के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से अंत तक देखना है, सारा चीज़ समझ में आएगा और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। तो वही हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में बात किया था गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर अभी तक हम लोगों का हुआ था, आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, इसको अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सेल रिप्रेजेंटेशन हमारा बेसिकली क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे गैल्वेनिक सेल में क्या देखा था, हाँ, उसमें हम लोगों ने डेनियल सेल का बात किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड वहाँ पे देखने को मिला था। और गैल्वेनिक सेल के लिए मैंने जो है एक आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि यदि कभी गैल्वेनिक सेल से आपको पूछा जाए या फिर गैल्वेनिक सेल को जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो उसमें हम लोग पहचानेंगे कि गैल्वेनिक सेल में क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने LOAN आप लोगों को बताए थे। LOAN जिसमें लेफ़्ट साइड हमारा होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, और हमारा जो होता है लेफ़्ट साइड वो नेगेटिव होता है। तो जब भी ऐसा हो कि नेगेटिव जो है हमारा लेफ़्ट साइड में हो और वहाँ पे एनोड और वहाँ पे उसका एनोड, तो बेसिकली वैसे भी पता है कि ऑक्सीडेशन उसका होगा ही, तो वैसा कहीं भी दिखे तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि वो हमारा गैल्वेनिक सेल है। मतलब गैल्वेनिक सेल सीधा सिंपल बात है कि यदि अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा लेफ़्ट साइड में जो हमारा एनोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और लेफ़्ट साइड हमारा एनोड जो है हमारा नेगेटिव रहेगा। तो वो चीज़ तो बेसिकली वहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कराया था कि जेक बोर्ड में ही पूछा गया है वो चीज़, तो उसको आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही है आप लोगों का, तो उससे आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा वहाँ पे हार्ड आप लोग कुछ पूछा नहीं जाता है। बेसिकली ईएमएफ वगैरह से जो अब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से हम लोगों का जो है क्वेश्चंस रहेगा, और बेसिक सा बात है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, साल्ट ब्रिज वाला, साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। एकदम समझ लीजिए कि क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपका पूछा जाएगा कि व्हाट इज साल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन। तो हम लोगों ने वहाँ पे साल्ट ब्रिज का भी बात हम लोगों ने देख लिया था कि सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, साल्ट ब्रिज क्या होता है उसको भी हम लोगों ने देखा था। तो वहाँ से जो है एक क्वेश्चन ये चीज़ हमेशा पूछा गया है, 2 से 3 बार यहाँ तक बेसिकली आपका पूछा जा चुका है, ज़्यादा ही पूछा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साल्ट ब्रिज हम लोगों ने अच्छे तरीके से वहाँ पे देखा था। तो यही सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो चीज़ देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले से ही कह रहा हूँ और फिर से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जा रहा है, एग्ज़ाम में आने लायक चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। ठीक है, कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिसको मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा उसको जो है कम करते हुए बेसिकली कहें, उसको कॉन्सेप्ट को ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं करके उसको लिमिट में करके बाकी आगे हम लोग चल रहे हैं। तो क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादातर आते हैं हम लोगों ने उसी चीज़ को लगभग रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, और लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं, लाइक कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है अच्छे से और भी मेहनत करने का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और अंत तक जरूर इस चीज़ों को देखिएगा। ठीक है,
चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले सेल की बात कर लिया, गैल्वेनिक सेल की बात कर लिया वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग देखें कि एक तरफ हमारा एनोड है, दूसरी तरफ हमारा कैथोड है। एनोड में क्या था, बिल्कुल एनोड में हमारा जिंक था। जिंक क्या कर रहा था, जिंक 2+ में जा रहा था, ऑक्सीडेशन कर रहा था, तभी तो एनोड है। और दूसरी तरफ हमारा क्या था, कॉपर था। कॉपर हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, वो हमारा कैथोड के साइड चला जा रहा था। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोगों का हो रहा था, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, फिर ओवरऑल को मिला के हम लोगों ने जो है उसका रेडॉक्स रिएक्शन देख लिया था, जिंक से हमारा जो जा रहा है, ठीक है। तो उस आधार पे अब हम लोग जो है सेल का रिप्रेजेंटेशन किस वे में करते हैं, किस तरीके से करते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन यदि आपको अच्छे तरीके से आता है तो आने वाला आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन है उसको आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपको आगे जो है इनोड सेल का कैलकुलेशन करना होगा। तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली रिएक्शन दे दिया जाएगा, उससे आपको जो है सेल का रिप्रेजेंट करके वहाँ पे आपको एनोड और कैथोड में पता करना पड़ेगा। या तो आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन ही डायरेक्ट दे दिया जाएगा और वहाँ से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए तो ज़रूरी है ना। तो वही सारा चीज़ आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बाकी आगे देखते जाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि एनी सेल इज रिप्रेजेंटेड एज, कोई भी सेल है किसी तरीके का अगर हम लोग सेल लेते हैं तो उसको इसी वे में जो है आपका जो है क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। तो वे हम लोगों का क्या यहाँ पे रहेगा, तो उसका वे है यहाँ पे एक साइड हमारा रहेगा एनोड लेफ्ट साइड, और बीच में हमारा साल्ट ब्रिज रहेगा, और यहाँ पे इस साइड है कैथोड। तो ये गैल्वेनिक सेल का इसी तरीके से हम बताए थे, एक तरफ हमारा एनोड था, बीच में हमारा साल्ट ब्रिज लगा था, और यहाँ पे कैथोड था। फिगर वो याद कीजिए, इस तरीके से फिगर नहीं था, यहाँ पे एक कंटेनर लिए, यहाँ पे लिए, इस तरीके से यहाँ पे ये फिल है, और यहाँ से इसका जो है इलेक्ट्रोड को लगा दिया गया। थोड़ा इसको पतला बना देते हैं, और यहाँ से एक इलेक्ट्रोड को लगाया गया था, यहाँ से इसको कनेक्ट किया गया था, यहाँ से इसका जो है साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया गया था। तो एक ये इधर का जो है इसको हम लोग एनोड बोले थे, इधर हम लोग बोले थे कैथोड। तो यही चीज़ बताया गया, और बीच में देखिए ये जो साल्ट ब्रिज है इसी को बीच में यहाँ पे रखा गया। तो एक तरफ हमारा एनोड जिसको ए से दिखा दिए हैं ट्रिक बनाने के लिए, और दूसरे बीच में हमारा साल्ट ब्रिज रहेगा जिसको बी से दिखाए हैं, और लास्ट में हमारा इस साइड रहेगा क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। तो इसका ट्रिक में हम लोग जो है अच्छे तरीके से बोल सकते हैं ABC, एक हम लोग ट्रिक जो है आसानी से याद रख सकते हैं। कोई भी सेल है हमको उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको इस तरीके से हमको करना होगा, ABC, एक तरफ एनोड, फिर बीच में साल्ट ब्रिज, फिर यहाँ पे कैथोड। अब और भी इसको हम लोग अगर देखें तो एनोड को जो है हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हमारा होता है, तो कुछ इस तरीके से ऑक्सीडेशन वाला यहाँ पे हाफ सेल वाला रिएक्शन लिख देना। हाफ सेल फुल सेल मैंने बताया ही था कि जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन दिखे वो समझ लीजिए हाफ सेल, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना दिखे वो क्या है, हमारा फुल सेल रिएक्शन है। तो हाफ सेल यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, मान लीजिए जिंक से यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये एक तरीके का हाफ सेल, और ये कैसा हाफ सेल है, एनोडिक हाफ सेल है, ठीक है, एनोडिक हाफ सेल है। तो इसका यहाँ पे दिखाएं जिंक से कहाँ जा रहा है, इसका बेसिकली जिंक से हमारा जा रहा है जिंक। हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिए कि एनोड और यहाँ पे साल्ट ब्रिज के बीच ये जो लाइन है ये हम लोगों को क्या दिखाता है, फेज़, कहीं भी आप लिख लीजिएगा, फेज़ को दिखाता है कि कौन से फेज़ में क्या चल रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ना बोल के इसको अच्छे तरीके से कहेंगे तो ये जो यहाँ पे साइन दिखाएगा, देखिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ तो ये बेसिकली साल्ट ब्रिज वाला ही हो गया। तो इसको यहाँ पे देखना है, ये जो यहाँ पे फेज़ आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। जो ये मेटल सॉलिड और इधर यहाँ पे मेटल एक्वस है, इसके बीच देखिए यहाँ पे एक लाइन है, तो यही लाइन हम लोगों का फेज़ को दिखाता है कि कौन कौन सा फेज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। PHASC वही चीज़ लिखा गया, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो एक तरफ हमारा सॉलिड है, एक तरफ हमारा एक्वस है, मतलब जो भी सॉलिड है उसका वहाँ पे उसमें उसका सॉल्यूशन में रखा गया। तो एक तरफ हमारा सॉलिड आ गया, एक तरफ हमारा एक्वस हो गया। तो बीच में ये जो डंडा टाइप का दिया गया है लाइन, तो वो हमारा फेज़ को क्या करने में काम देता है, डिवाइड करने में, कि एक साइड कौन सा है और किधर क्या है। तो इधर सॉलिड है, इधर एक्वस है, यही फेज़ को दिखा रहा है। ये डबल यहाँ पे डबल लाइन जो है ये हम लोगों को साल्ट ब्रिज को दिखाता। तो ये बात यहाँ पे था। अब देखिए जो भी हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो एक तरफ हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये जनरल है, ठीक है, किसी भी आपका जो है सेल के लिए ये चीज़ यहाँ पे आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या हो रहा है कि रिएक्शन में बताए थे इनर्ट इलेक्ट्रोड और यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो नहीं करता है उसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का आगे हम लोग अभी एक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप लोगों ने बहुत सारे लोग यदि जानते होंगे। तो वहाँ पे हम लोग देखें कि वहाँ पे हम लोग जो है एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो कि प्लेटिनम का हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, और उसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड
बना सके। तो उस केस में जो है यहाँ पे हम लोगों का जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड एक साइड यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। जो भी चीज़ का यूज वहाँ पे होगा, सेल का बनने में जो भी चीज़ का यूज होगा वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये जो आपका यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन दिखा है एक जनरल है, आप किसी भी सेल के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड यदि यूज होता है तो उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसको कॉमा से इसको सेपरेट करने के लिए तो कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका लिख देंगे, फिर बीच में साल्ट ब्रिज, फिर यहाँ पे जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है रिडक्शन, और लास्ट में यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा देना है, बस यही है और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों का जो एग्जांपल में डैनियल सेल हम लोग लिए थे कॉपर और जिंक वाला, तो वहाँ पे हम लोगों को कहीं भी इनर्ट इलेक्ट्रोड का बनाने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि मान लीजिए कॉपर है और मान लीजिए जिंक है तो उसका तो इलेक्ट्रोड हम लोग खुद से बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई भी गैस का अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोड तैयार करना है तो गैस तो डायरेक्ट उसको हम लोग सॉलिड में तो बना नहीं सकते हैं, सॉलिड में कैसे बनाएंगे उसको, तो उसको क्या किया जाता है एडजॉर्ब किया जाता है। तो ये सारा बात हम लोग अभी जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, जिसको सी भी बोला जाता है, सी मतलब ABCD वाला सी नहीं, SHE, ठीक है। तो उसको जब पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से और भी क्लियर आपका हो जाएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में वहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल हम लोग को लेना है डैनियल सेल का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग कॉपर और जिंक वाला, तो उसके एग्जाम्पल को लेते हुए हम लोग यहाँ पे सेल को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप में मैंने इस चीज़ को बांटा है तो आप लोग देखिएगा अच्छा लगेगा। तो स्टेप 1 में क्या है कि राइट हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। सबसे पहले क्या करना है कि हाफ सेल रिएक्शन आपको लिखना होगा, कहाँ कहाँ पर, एनोड और कैथोड में जो भी चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए जिंक का हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे हम लोग लिख दिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमारा एनोड पे होता है। तो ये हमारा जिंक का बेसिकली जो रिएक्शन है उसका यहाँ पे हम लोगों ने हाफ सेल लिख लिया, जो कि हमारा एनोड पे हो रहा था। क्या होता है कि जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था और कुछ इस तरीके से Zn2+ हो रहा था। तो जब भी यहाँ पे हम लोगों को जो चार्ज वाला यहाँ पे लिखना है तो उसको क्या स्टेबल वाला देखना है कि कौन सा स्टेबल हम लोग को होता है। जैसे कि Zn2+ स्टेबल होता है तो उसके आधार पे उसको हम लोग लिख दिए। उसी तरीके से कैथोड वाला लिखना है, तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कुछ इस तरीके से कॉपर लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड में चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे पहला काम था हमारा कि राइट हाफ सेल एट एनोड एंड कैथोड, तो एनोड और कैथोड पे सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करना है, अगला यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को देखते हुए अब यहाँ पे जो हम लोगों को फुल सेल रिएक्शन लिखना है। तो फुल सेल रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल फुल सेल रिएक्शन के लिए इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मान लीजिए इक्वेशन 1 अगर मान लिए तो इक्वेशन 2 मान लिए, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमेशा याद रखिएगा बैलेंस्ड यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी कहीं भी दिखे, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है, तो उसको क्या करना, बैलेंस करते हुए चलना। मान लीजिए ऊपर में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था तो इसको 2 से गुना करते हैं, और ये 2 से गुना करते हैं तो ये भी 2 से हो जाता है और ये भी हो जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को अवॉइड अभी करके चल रहे हैं। लेकिन कोई भी यदि आपको डायरेक्टली उठ के आ जाए तो वहाँ से आपको उसको देखते हुए चलना है, ठीक है। तो अगला है वही फुल सेल रिएक्शन। तो हम लोग क्या कि इसको ऐड कर दिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट गया। अब इसको देखिए यहाँ पे हम लोग ऐड किए हैं जिंक प्लस Cu2+, ये Zn2+ और Cu यहाँ से इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया। और कुछ इस तरीके से जब बताए ही थे कि जब इलेक्ट्रॉन हम लोगों का चला जाएगा तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा फुल सेल रिएक्शन। ये हुआ हम लोगों का स्टेप 2। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले जो भी हम लोगों का दिया है रिएक्शन उसका हाफ सेल हम लोगों को सबसे पहले बनाना है। हाफ सेल कैसे देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन का चेंज से देखेंगे, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन में वो चीज़ आपको इंडिकेट दिख जाएगा, तो उसके आधार पे यहाँ पे करेंगे। तो हाफ सेल रिएक्शन सबसे पहले लिखना है, और कहाँ कहाँ लिखना है, एनोड और कैथोड पे। एनोड और कैथोड पे यदि हम लोग कर लेते हैं तो वहाँ से फिर क्या करना है, आगे हम लोगों को फुल सेल रिएक्शन को लिखना है। स्टेप 2 में हम लोगों का चलेगा। अब स्टेप 3 में लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में हम लोगों का सेल रिप्रेजेंटेशन कर देना है। अब यदि आपको अगर यहाँ से इसका सीधा सिंपल बोले, अभी इसको हम हाइड कर दे रहे हैं, अगर इसका यहाँ पे आप लोगों को अब बोले कि इसका आपको लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या बोले थे, ABC, सीधा याद रखिए ABCD वाला, ABC। तो ए हमारा क्या है, एनोड। तो यहाँ से देखिए एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक से Zn2+ जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि रेडॉक्स में आपका सारा मिलजुल गया, ठीक है, एक साथ आके सब मिक्स हो गया। अब आपको वहाँ से छांट के निकालना है कि किसका हम लोगों ने एनोड लिया था, किसमें कितना चेंज जा रहा है, और किसका हमारा यहाँ पे कैथोड हो रहा है, किसमें कितना चेंज जा रहा है। अब फर्स्ट एक तरफ हम लोगों को लिखना है
लेफ्ट साइड हम लोग को क्या लिखना है, एनोड लिखना है। अब एनोड में हमारा क्या था कि जिंक से जिंक 2+ में जा रहा था, तो बताएं जिंक सॉलिड से जा रहा है जिंक 2+ में, क्योंकि जिंक जो यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, वो जो कंटेनर यहाँ पे था, इसमें हमारा ये जिंक का इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से था, इधर हमारा ZnSO4 का भरा हुआ था, तो ये जिंक इसमें जा रहा है, जिंक था ये बेसिकली सॉलिड, तो जब यहाँ पे लिक्विड में जाके ये वो वहाँ पे डिसोसिएट हुआ अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तब यहाँ पे वो एक्वस में हमारा चला गया, इसीलिए वहाँ पे फेज उसका क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड हो गया। तो वही चीज़ हम लोग ABC के टर्म में लिखेंगे, लिख देता हूँ फिर से ABC। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमारा जिंक से जिंक 2+ जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखने का तरीका भी बताएं, देख लीजिए यहाँ से इस तरीके से। यहाँ पे मेटल डायरेक्टली हम ले लें कुछ भी, यहाँ पे 2+ के जगह पे ज़्यादा बेटर रहेगा कि N+ मिस प्रिंट हुआ है वहाँ पे, प्रिंट के टाइम मतलब जो टेक्स्ट लिखने टाइम वहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे N+ लिखिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि N+ में सारा आ जाता है कितना यहाँ वहाँ पे चार्ज जा रहा है। तो एक तरफ हमारा जिंक ये जा रहा है जिंक 2+ में, तो जिंक देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो एक तरफ ये हमारा क्या हो रहा है, इसका एनोड में ये चीज़ हो रहा है। देखिए बेसिक सा बात है, अगर हाफ सेल आप लिख लीजिएगा फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कोई चीज़ लिखने में। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ इसको सीधा सिंपल लिख देना, इधर जिंक लिख देना और यहाँ पे Zn2+ लिख देना। फिर क्या देना है बीच में, बिल्कुल साल्ट ब्रिज देना है। अब क्या करना है, कैथोड वाला लिखना है। कैथोड में क्या हो रहा है कि Cu2+ से Cu में जा रहा है, मतलब ये 2+ से जा रहा है हमारा Cu में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cu2+ से हमारा जा रहा है Cu। अब चाहे तो यहाँ पे बीच बीच में आपका मेंशन कर सकते हैं, ये Zn सॉलिड था, ये हमारा एक्वस में जा रहा है, ये हमारा एक्वस था, ये हमारा सॉलिड में जा रहा है। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे फेज दिखाई नहीं है, तो फेज आप लोग चाहें तो इसको दिखा सकते हैं। तो स्टेप 3 में हमारा जो है सेल रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से बन गया। अब आपको किसी भी तरीके का चेंज मतलब रिएक्शन दिया जाए, किसी भी तरीके का सेल दिया जाए, वहाँ पे आप देखिए कहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा एनोड की तरह काम करेगा, और जहाँ पे हमारा रिडक्शन होगा वो हमारा कैथोड की तरह काम करेगा। उसके आधार पे ABC लगा देना है, और अच्छे तरीके से यदि वहाँ पे कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड का भी यूज हुआ है तो उसको भी हम लोग देखेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड वाला, तो वहाँ से आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका जो है सेल का रिप्रेजेंटेशन था। सेल का रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी आपको मान लीजिए सेल का रिप्रेजेंटेशन ही दे दिया जाए और वहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा एनोड और कैथोड क्या हुआ, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन में तो सारा चीज़ लिखा ही गया है, मेजर तो वही चीज़ है, अच्छे तरीके से उसको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमारा एनोड है, कहाँ पे कैथोड है, इस तरीके से। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से पीछे करके, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। स्टेप यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ये तो हम लोगों का सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट है, इसको आप लोग एकदम याद रख लीजिएगा। और ज़्यादातर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमारा जो है एनोड वाला चलेगा। एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन वाला, फिर रिडक्शन, फिर यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड। फिर यहाँ पे इसको याद रखने के लिए यहाँ पे हम बताए थे ABC करके एनोड, साल्ट ब्रिज और कैथोड। तो ये सबसे पहला यहाँ पे हो गया। अब ये तो एग्जांपल हम लोगों ने खुद से लिया हुआ है, बाकी यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको उस तरीके से करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हाफ सेल रिएक्शन लिखना है एनोड और कैथोड पर, यहाँ पे लिख दिए। दूसरा में उसको देखते हुए इलेक्ट्रॉन वगैरह को बैलेंस करते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो फिर वहाँ से आपका गड़बड़ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वगैरह को बैलेंस कर लीजिएगा। फिर अगला यहाँ पे है कि फुल सेल रिएक्शन लिखना है, और लास्ट में यहाँ पे हम लोगों का सेल रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा। बस इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये इसलिए इतना टाइम दिए अच्छे तरीके से इसको समझाने के लिए। चलिए अब यहाँ पे टॉपिक वाइज हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे अच्छे तरीके से। आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लेकर आए हैं, तो उसको भी आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, हम बताए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से हम बताए थे कि मान लीजिए यहाँ से हमारा जो है, सबसे पहले बना लेते हैं, ये मान लीजिए इधर ये चीज़ हमारा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या है कि जिंक 2+ भी है, और क्या है प्लस में SO4 2- भी है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, ZnSO4 का है। ये हमारा जिंक है। जिंक क्या करता है, जब इसमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में इसको घोलते हैं, क्या है बेसिकली इसमें इस चीज़ को डिप करके रखते हैं, मतलब डुबा के रखते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे इसका जो है सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, और यहाँ पे जो हमारा हो जाता है वो जिंक 2+ आ जाता है। अब क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे सारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और सॉल्यूशन में क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं।
क्योंकि ये हमारा एक तरीका एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बीच वहाँ पे हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही चीज़ यहाँ पे इसको क्लियर करना, थोड़ा फिगर में हो गया होगा तो इसको आप लोग देखिएगा। सिंपल सा एक फिगर यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इस तरीके से, बस यही था। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और एक तरीके से मैं सॉल्यूशन में प्लस से ही इसको दिखा दे रहा हूँ। तो इसके बीच प्लस और माइनस के बीच वहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन, सीधा सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उस टाइम आपको काम आ जाएगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो भी हम समझाएं, जो जिंक का वहाँ पे छड़ टाइप का था, ठीक है, जिसको हम लोग उसका सॉल्यूशन में डुबाए थे, तो वो हमारा इलेक्ट्रोड हो जाएगा और वो हमारा जो सॉल्यूशन था वो इलेक्ट्रोलाइटिक। तो उसके बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा, क्या होगा, उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये दो तरीके का होता है। कौन कौन होता है, बिल्कुल अभी हम लोग देख रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक का हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो वो एक तरीके से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा चल रहा था। तो पहला हमारा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा हमारा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हमारा होता है इसको ई ऑक्सीडेशन से भी दिखाते हैं हम लोग। इसमें देख लीजिए यहाँ पे M से M2+ बोल सकते हैं, MN+ बोल सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा MN+, ठीक है। तो M से M+ यहाँ पे दिखाएं, लेकिन इसको आप लोग सुधार के थोड़ा कर लीजिएगा। बाकी ये भी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन N+ करेंगे तो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए, कितना चार्ज वहाँ पर बढ़ रहा है उस आधार पर। तो M से जा रहा है हमारा MN+। अगला यहाँ पे है जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, वो हमारा होता है M, जो बस वही चीज़ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को ही वहाँ से दिखा देना है। MN+ से M में जा रहा है, ये चीज़ दिखा देना है। इसका हो जाता है कुछ इस तरीके से, MN+ से यहाँ पे जाएगा, बेसिकली MN+ है, M इस तरीके से। मैग्नीज नहीं समझ लेना है, सिर्फ मेटल जो भी वहाँ पे रोड है उसके आधार पे वहाँ पे लिख दिए। तो वही चीज़ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ गए। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच, दो तरह का होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो एक रिलेशन है, इसको आप लोगों को याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा आपको काम देगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो ई रिडक्शन होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है ई ऑक्सीडेशन की। यदि आपको ई रिडक्शन आपका निकल गया तो ई ऑक्सीडेशन के लिए आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका जो वैल्यू होगा वो माइनस लगा दीजिएगा साइन ई रिडक्शन का, तो वो कहला जाएगा ई, बेसिकली ई ऑक्सीडेशन का यहाँ पे ये कहला जाएगा। मतलब एक तरीके से समझिए इसको सिंपल वे में, अगर हम लोगों को यहाँ पे रिडक्शन का वैल्यू निकल गया है तो ऑक्सीडेशन का निकालने के लिए हम लोगों को अलग से मेहनत नहीं करना है, बस उसमें क्या करना है, जो भी हमारा रिडक्शन निकला था उसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव साइन को जो है बेसिकली लगा देना है। तो बस ये चीज़ यहाँ पे याद आपको रखना था। अब क्या होता है कि जनरल फॉर्म में आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये होता है, लेकिन क्या होता है कि एग्जामिनेशन में जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करने के लिए दे दिया जाता है, मतलब जस्ट यही है, बस वहाँ पे ई नॉट का यूज हो जाता है। कैसे होता है इसको यहाँ पे देखते हैं, वो भी सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है, बट वहाँ पे क्या होता है कि कंडीशन आपका लग जाता है। बाकी देखिए सारा चीज़ लगभग आपका सेम है, ठीक है। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग ई नॉट से दिखाते हैं। इसी का अभी हम बात कर रहे थे कि ई नॉट से आपको कैलकुलेट करना होगा तो किस तरीके से कीजिएगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको ई नॉट कहा जाता है, तो ये क्या होता है, कहता व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा हुआ था अभी हम लोग देख लिए, इज टेकन अंडर अ स्टैंडर्ड कंडीशन। अब यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड उसका कंडीशन यूज होगा, बाकी चीज़ वही रहेगा, ठीक है। वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा, जिसमें क्या होगा कि कंसंट्रेशन 1 मोलर आ जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कभी कभी डायरेक्टली आपको जो है यहाँ से 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि आपको दे दिया जा सकता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं। ऑप्शन आपको दे दिया जा सकता है, कुछ भी उसमें दे दिया जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में रख दिया जा सकता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए आपको बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा। कहीं भी यदि आप कोई चीज़ को मिस करते हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लीजिए कि नहीं के बराबर होगा, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सारा ऑब्जेक्टिव ही आएगा, एक ऑब्जेक्टिव तो मस्ट है कि आना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग देखिएगा, इसको भी अच्छे तरीके से, तो सारा चीज़ कहीं से भी बन सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाता है, प्रेशर 1 बार हो जाता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, स्टैंडर्ड हम लोग मान सकते हैं। उसी को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बस स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे हम लोग मेंशन कर दिए, तो वही हम लोगों का क्या हो जाता है, हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको जस्ट यहाँ पे जो हमारा वहाँ पे ई था, तो यहाँ पे जस्ट उसके ऊपर में एक हल्का सा वहाँ पे गोल टाइप का लगा देना है इस तरीके से,
ई लिख लिए, यहाँ पे गोला टाइप का लगा देना और इसी को हम लोग ई नोट यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन को बता रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब ये भी क्या होता है, अब जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो स्टैंडर्ड भी तो उसी का रूप है, तो उसको अभी यहाँ पे हम लोग जो है दो टाइप में कैटेगराइज किए, जिसमें यहाँ पे ये भी जो है दो तरह का वही चीज़ लिखा है, इट इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बस सेम है, एन प्लस वहाँ पे एम से एम एन प्लस से एम, तो एक हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन उसका हम लोग दिखा दें, जस्ट यहाँ पे ई नोट को वहाँ पे लगा दिए। अगला हमारा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यही चीज़ यहाँ पे अगर रिडक्शन का वैल्यू पता चल गया तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग को अलग से मेहनत नहीं करना है, जस्ट उसका साइन को वहाँ पे नेगेटिव लगा के निकाल देना है, ये चीज़ था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, तो यहाँ से जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और बाकी ये यूज अभी हम लोग आगे करेंगे इसका, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, देखिए जैक बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वही चीज़। स्टैंडर्ड तो नहीं पूछा है, स्टैंडर्ड रहता तो वहाँ पे कंडीशन हम लगा देते हैं। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है ये चीज़ बोला है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जहाँ पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस जब ऑक्सीडेशन वाला कैटेगरी में हमारा क्रिएट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। बाकी डेफिनेशन अभी हम लिखाएं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए कितना मतलब इजी सा क्वेश्चन पूछा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, और ये बेसिकली आपका मान के चलिए आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा गया था। उस टाइम थोड़ा मार्किंग का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग अलग था, ठीक है। अभी तो आपका 2 तरीके से है, ऑब्जेक्टिव का और यहाँ पे सब्जेक्टिव। तो देखिए किस तरीके से इस बार क्या होता है, तो उस आधार पे बाकी मॉडल सेट आपका आएगा, तो उसके आधार पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिए, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, बहुत पहले आया तो पूछा जा सकता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, कहता था एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड का एबिलिटी, ये जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं रोड टाइप का, तो इसका एबिलिटी के बारे में बताया गया कि द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गिव अप इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा था, एंड बिकम ऑक्सीडाइज, और क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो जा रहा था, आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देने का क्षमता रखे और वहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे अगर देखिएगा तो अगला इसी का है जस्ट उल्टा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो कहता है द एबिलिटी ऑफ एन आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है, टू पिकअप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ऑन इलेक्ट्रोड, तो क्या करेगा, उसके ऑन इलेक्ट्रोड से क्या करेगा, पिकअप कर लेगा इलेक्ट्रॉन को जो भी है, एंड बिकम रिड्यूस, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उसी को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो ये जस्ट डेफिनेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का लिख दिए हैं। एक चीज़ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगला यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ सारा चीज़ लिखा गया। तो अच्छे तरीके से इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आगे, अब हम लोग यहाँ पे एक टर्म है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। बेसिकली इसको आप लोगों ने जो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर क्लास 11th में है, मैंने बोला था, बहुत सारे लोग पिछले वीडियोज़ में मैंने कहा था, जो स्टार्टिंग का वीडियोज़ था उसमें मैंने वहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था, ठीक है, जो भी क्लास 11th में थोड़ा बहुत उसमें आपका जो है 50 क्वेश्चन का सीरीज था क्वेश्चन बैंक का, तो उसको यदि आप देख के आए होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि उसमें रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चंस वाला इसलिए बोल दिया ताकि वहाँ से आपको जो है कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से याद आता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ मैंने बताया था। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो जो लोग देखे होंगे वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने बात भी किया था कि वो चीज़ दिया गया है, और जो लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे लिंक में दे दूंगा, अच्छे तरीके से आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूज आगे देखने को मिलेगा, तो इसलिए सोचा कि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा इसी के साथ बता दें। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले एक तरफ हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहता है अ सबस्टांस दैट काउजेज ऑक्सीडेशन, ठीक है, वैसा सबस्टांस जो क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स,
खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब एक तरीके से एजेंट वाला वहाँ भी जो वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बात किया था कि जो नाम है वैसा ही काम वहाँ पे उसका रहेगा। मान लीजिए इसका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इसका यहाँ पे बेसिकली नाम है, तो क्या करेगा कि किसी को जिसको भी करना होगा उसको ये ऑक्सीडाइज ही करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा लेकिन दूसरा को ऑक्सीडाइज करेगा। तो वही चीज़ है कि अ सब्सटेंस दैट काउजेज ऑक्सीडेशन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देयरफॉर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। और जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अभी एग्जांपल देंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि उसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है। मतलब यदि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके सामने यदि कोई आ रहा है मतलब कोई भी एलिमेंट ही रहेगा, तो उसके सामने यदि आ रहा है तो वो क्या करेगा कि अपना चार्ज को ट्रांसफ़र उसमें बढ़ा देगा, मतलब चार्ज उसका बढ़ा देगा, मतलब बेसिकली उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और खुद वहाँ पे क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, जिस कारण से उसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा था यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ से बेसिकली अगर मन हुआ तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली ये 11th का टॉपिक है, तो यहाँ से आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यूज यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन का इस चैप्टर में रहने वाला है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही अच्छा तरीके से जो है कमांड कर सकता है जिसका यहाँ पे क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर बहुत ही धांसू होगा। मतलब धांसू कहने का मतलब अच्छा होगा। तो यदि आपका रेडॉक्स रिएक्शन अच्छा नहीं है तो क्वेश्चन बैंक का भी सीरीज है, उसमें सारा जो भी चीज़ बात होता है उसको कराया गया। तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट भी बनाया गया, तो बाकी उसको देख लीजिएगा, नहीं भी देखें तो। और बाकी आप 11th क्लास में तो सारा चीज़ देख के आए ही हैं। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बाकी जहाँ भी जो चीज़ यूज हो रहा है वो तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या होता है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कहता है अ सब्सटेंस दैट काउजेज रिडक्शन। अब ये क्या कर रहा है, जो नाम है वैसा काम है, दूसरा को क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। वैसा सब्सटेंस जो क्या करता है, रिडक्शन करता है, लूज करके, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके, मतलब एक तरीके से दान ही कर दे रहा है ना। एंड देयर फॉर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज है, जिसके कारण एक तो अभी हम लोग ऑक्सीडेशन वाला पढ़े जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, तो उसमें क्या हुआ था, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ था, डिक्रीज हो रहा था। इसी समझ में आ गया। अगला यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके सामने कोई एलिमेंट आया, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए उसको क्या कर सकते हैं, एक तरीके से लूज करके उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है और खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, जो आपका वहाँ पे बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा। क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन भी बताया था अच्छे तरीके से, स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिडक्शन में हमारा क्या होता है कि जो ज़्यादा हम लोग का इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है रिडक्शन में, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जिस कारण से इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे हम लोग जो है एक एग्जांपल को देखते हैं अच्छे तरीके से। बेसिकली 2 एग्जांपल लिए हैं, लेकिन अभी सबसे पहले एक एग्जांपल को देखते हैं, फिर दूसरा यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बात किए हैं। पहला यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोगों ने लिखा है, जिसमें से जिंक जो है Fe3+ के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब जिंक जो है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Fe का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। बाकी सारा ये हम लोगों ने रिएक्शन को अच्छे तरीके से लिख दिया है, आप लोग इसको ध्यान रखिए। पहला जो हम लोग का यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक जो है कुछ इस तरीके से जिंक 2+ में जा रहा है और Fe3+ जो है Fe2+ में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि जिंक और Fe में किसका क्या हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पे आपको पहचानना है। तो उसको पहचानिएगा कैसे, आंसर तो लिखा गया है, अच्छे तरीके से बता देंगे आप। लेकिन यदि मान लीजिए आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ तो आंसर हम दिखा दिए इसलिए, बाकी आपको नहीं दिखाया तो कैसे पहचानना है। तो वही चीज़ बताएं कि हमारा क्या होता है, सीधा सिंपल अगर बात करें तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा किस में हो रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट में। अब यहाँ पे देख लीजिए किसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है।
तो यदि आप यहाँ पे बात कीजिएगा तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। देखिए जिंक यहाँ पे सबसे पहले 0 स्टेट में था, अब यहाँ पे जाके +2 में कुछ इस तरीके से हो जा रहा है। ठीक है, भले यहाँ पे Zn2+ लिखा गया लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिखेंगे +2। बताए भी थे चार्ज के लिए और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कैसे क्या लिखते हैं, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, अच्छे तरीके से और क्लियर हो जाएगा। तो वही चीज़ बोले, ऑक्सीडेशन स्टेट यदि इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब किसका इंक्रीज हो रहा है, जिंक का हो रहा है, जिंक जा रहा है Zn से Zn2+, तो जिस कारण से रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो जाएगा जिंक हो जाएगा। अब जो भी रिएक्शन में यहाँ पे लिया गया, भले हम जिंक और Fe की आयरन की बात किए, लेकिन जैसा यहाँ पे रिएक्शन में लिखा गया है उसी तरीके से आपको लिख के बताना है। आयरन भी लिखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा जो अगला, अच्छा ठीक है, चलिए रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग बात करें। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे डिक्रीज करेगा उसका होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कौन डिक्रीज कर रहा है, ये देखिए आयरन जो है +3 से और कुछ इस तरीके से +2 में जा रहा है। ठीक है, मतलब Fe3+ जा रहा है Fe2+ में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जिस कारण से ही उसको कैसा हम लोग बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बात करेंगे। मतलब Fe3+ का वो कैसा रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे एक और अच्छे तरीके से यदि आप समझें तो बेसिकली जिंक जो है और यहाँ पे Fe3+ है, तो कौन किसको क्या कर रहा है, तो जिंक क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये कैसा कहला रहा है, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। देखिए Fe3+ से Fe2+ में चला गया और Fe3+ क्या कर रहा है, जिंक को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। खुद क्या हो रहा है, खुद तो बेसिकली रिड्यूस ही होगा, ऑक्सीडाइज उसको कर रहा है, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब सेकेंड एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दें तो एक बार अच्छे तरीके से सोचिए, कुछ इस तरीके से मैं देता हूँ आप लोगों को। चलिए इसको कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करना है तो कर लीजिए। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताना है या तो कमेंट में बताना है, जैसे भी आप लोगों मन में ही सोचिए। ठीक है, बाकी आंसर को देखिए तो इवेल्युएट आपका खुद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकेंड नंबर है इसमें क्या हुआ, Cl2 बेसिकली एक्वस और प्लस में 2Br- एक्वस, ये जा रहा है Cl- में 2Cl- एक्वस में और प्लस में Br2 एक्वस में। अब इसमें आप लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है ये चीज़ आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं, अभी भी सोच लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जानना स्टार्ट करते हैं। तो जानना स्टार्ट हम लोग करेंगे तो आंसर यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो लोग भी सोचे होंगे उसके लिए आंसर है यहाँ पे एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा Br- हो जाएगा। ठीक है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारा Cl2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, बेसिकली इसके आधार पे ही हम लोग चलते हैं, रिएक्टेंट साइड की तरफ से ही हम लोग इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो Br- है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव कर रहा है। तो हम बताए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, उसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हाँ डिक्रीज होता है। तो देखिए Br यहाँ पे -1 में था और जब ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे गया Br2 में तो ये 0 चला गया, मतलब कहीं ना कहीं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है। तो जिस कारण से सीधा सिंपल लॉजिक हम बता दें लास्ट में कि जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है उसका हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग, बेसिकली वो करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये चीज़ तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो उसके आधार पर भी आप आंसर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से तो Br- का यहाँ पे वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और बचा है, वैसे तो बचा Cl2 ही है, लेकिन कैसे हो रहा है उसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे हो रहा है, तो उसमें हम लोग देखे थे कि उसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ से कुछ इस तरीके से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चला जा रहा है, जिस कारण से हम लोगों का जो है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा काम करेगा, बिल्कुल Cl2 करेगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोगों ने क्लास 11 में भी अच्छे तरीके से रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की भी हम लोग यहाँ पे बात किए। बाकी इससे रिलेटेड कोई 1-2 क्वेश्चन अगर यदि पूछा गया होगा, बाकी CBSE बोर्ड में तो ये चीज़ पूछा जाता है, तो वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, इस पर क्वेश्चन जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है, यदि इससे रिलेटेड कुछ हो तभी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोगों का जो है यहाँ से लगा लीजिए VBI। ठीक है, एकदम VBI लगा लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है जो कि क्या करना है, ई सेल का कैलकुलेशन। ई सेल होता है या फिर कभी कभी स्टैंडर्ड इसका दे दिया जाए तो ई नोट सेल का बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेशन देखना है। चलिए सेल पोटेंशियल क्या होता है इसको सबसे पहले एक बार देख लेते हैं।
इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग ई सेल भी बोलते हैं। कहता है इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख रहे थे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या था कि जो इलेक्ट्रोड हमारा था, यहाँ पे देखिए इसमें ये हमारा इलेक्ट्रोड और कुछ इस तरीके से मान लीजिए इसमें हमारा इलेक्ट्रोड और ये है, इसके बीच सॉल्यूशन के बीच का यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोग बोल रहे थे वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल है ये पूरा का पूरा सेल को यहाँ पे डिफाइन करेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, कहता है इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स दैट इज एनोड एंड कैथोड। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि दो हम लोगों ने यहाँ पे जो लिया था, इसमें यहाँ पे इस तरीके से, इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से इधर लें, इससे इसको कनेक्ट किए, यहाँ से साल्ट ब्रिज कनेक्ट किए थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड हमारा एनोड वाला है और ये जो इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड वाला है, इसके बीच जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे सेल पोटेंशियल। वही चीज़ लिखा गया है, एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड है, उसके बीच यदि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसको हम लोग सेल पोटेंशियल बोलते हैं। सेल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, नाम से भी पता चला सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। इसका कैलकुलेशन अब हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए अच्छे तरीके से भी फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 2-4 एग्जांपल करेंगे और आज का इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो वीडियो को अभी नहीं ख़त्म कर रहे हैं, अभी कुछ देर में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब देखिए सेल पोटेंशियल में हम लोग 2 तरीके से इसको हम लोग जो है समझते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। इसलिए यहाँ पे साथ के साथ देखिए जहाँ से जो लिंक होता है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मेरा इसमें यहाँ पे जो भी आपका जो क्वेश्चन जहाँ से भी जिस तरीके से लिंक किया जा सकता है जिस टॉपिक से, तो साथ के साथ मैं कराता हुआ चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग सब चीज़ समझते हुए चलिएगा, तो आप आसानी से एग्जामिनेशन में अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल जिसको हम लोग जो है ई सेल से यहाँ पे दिखाते हैं। अब ये 2 तरीके का होता है, एक हमारा होता है ईएमएफ, एक तो हमारा चला जाता है ईएमएफ में, दूसरा हमारा सिंपल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। मान लीजिए इधर प्लस इधर माइनस, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये चीज़, और एक हमारा ईएमएफ है। बस बेसिकली ईएमएफ भी एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन क्या किस तरीके से कब ईएमएफ बोलेंगे कब पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, इसका यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे। बेसिकली फिजिक्स में भी ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप और अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और यहीं से हम लोगों का जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस आपको बताना है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच आप लोगों को बताना है डिफरेंस। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आप लोग जो है अच्छे तरीके से क्या लगाने लेना है, VBI। ये तो पहले ही बता ही दिए कि VBI लगाना है, तो लेकिन ये जो क्वेश्चन डिफरेंस वाला इसमें भी लगा लेना है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है इसको आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कुछ भी लिख दिया जा सकता है ऑप्शन में, यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसके बीच डिफरेंस को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला डिफरेंस यहाँ पे देखिए ईएमएफ का हम लोग देख रहे हैं, कहता है इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेल इज़ नॉट वर्किंग। यहाँ पे अब क्या है, कुछ इस तरीके से हमारा जो है सेल को रखा गया है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ मान लीजिए अभी ये कनेक्ट यहाँ पे नहीं किया गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिए। अभी यहाँ पे मान लीजिए कनेक्ट भी है, तो यहाँ पे तो स्विच रहता ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, या फिर इसको जो है सेल वर्क पूरे अच्छे तरीके से कब करेगा, जब इसको साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेगा तो वो लगातार चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि ये जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होता है जब सेल वर्क नहीं कर रहा होगा, मतलब ये सेल काम नहीं कर रहा होगा, तभी ये चीज़ होता है। क्या, ईएमएफ। ठीक है, बेसिकली ईएमएफ आपका जो बैटरी से आपका बोल सकते हैं एक तरीके से, जो भी आपका एनर्जी आता है उसमें हम लोग इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब सेल वर्किंग में नहीं होगा तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इलेक्ट्रोड के बीच, उसी को हम लोग ईएमएफ कहेंगे। वहीं पे देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कहता है इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे शॉर्टकट में हम PD लिख दिए हैं, P से पोटेंशियल, ये डिफरेंस। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेल इज़ वर्किंग। जस्ट इसका उल्टा है, रिवर्स है। यदि सेल वर्क कर रहा है तब तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इससे जो है सारा कनेक्शन इसका हो चुका है, यहाँ से यहाँ जोड़ दिए। ये सेल वर्क हमारा कर रहा है और इसके बीच जो यहाँ पे आ रहा है उसको हम लोग सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। लेकिन जब सेल वर्क नहीं कर रहा है तब वहाँ पे जो भी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ईएमएफ की तरफ है, मेजर्ड इन वोल्ट।
तो इसको हम लोग वोल्ट में मेज़र करते हैं। वहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये भी जो हमारा वोल्ट में ही मेज़र होता है। तो ये बात तो दोनों के लिए कॉमन है। ये भी ईएमएफ भी हमारा वोल्ट में मेज़र होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा वोल्ट में मेज़र होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस इसमें होता है कि किससे किसको मेज़र करते हैं। मेज़र तो किस यूनिट में हो रहा है वो तो हम लोग देख लिए, वोल्ट में हमारा हो रहा है। लेकिन मेजर किससे करते हैं? तो ईएमएफ को जो हम लोग मेजर करते हैं वो पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जेई वगैरह तक में भी इस क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। जो भी आपका जेई वगैरह एग्जाम होता है, नीट वगैरह होता है, इसमें इस क्वेश्चन भी पूछा गया है। बाकी क्वेश्चन तो यहीं से वहाँ भी बनते हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छे तरीके से जो समझ जाता है वो डायरेक्टली वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेजर्ड होता है पोटेंशियोमीटर से, कौन चीज़? हाँ, ईएमएफ। अगला यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको तो हम लोग जानते ही हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ। अगला यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा है, ये भी है यहाँ पे डिफरेंस कि ईएमएफ इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है कि सेल द्वारा जो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त होता है, मिलता है, उसी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। वहीं पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहता है कि इट इज़ लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज। ये मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारा होना चाहिए उससे कम ही रहता है। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे जो है डिफरेंस आप लोगों को बता दिया गया साथ के साथ। तो कभी आपका एग्जामिनेशन में यदि पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच यहाँ पे डिफरेंस लिखिए तो आप आसानी से ये बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। अभी तो हम लोग सेल पोटेंशियल देख रहे थे, किस तरीके से करना है ये चीज़ अब देखेंगे। तो कैलकुलेशन अगर सेल पोटेंशियल का बात किया जाए तो सिंपल सा है। देखिए अब यहाँ पे 1-2 टॉपिक ऐसा है जिसका मैं डायरेक्टली फार्मूला लेकर आऊँगा और क्वेश्चन से ही आपको वो चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन क्या है, जो चीज़ जहाँ पे ज़रूरत है वो चीज़ मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। और जो भी आगे भी आएगा उसको भी बताएंगे। लेकिन जहाँ भी क्वेश्चन का बात आएगा तो किस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है उसी को मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको बता के करवा दूंगा और वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल सीधा सिंपल इसका जो है हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला की बात करेंगे। सेल पोटेंशियल के लिए, ई सेल के लिए क्या होता है? तो ई सेल के लिए हमारा जो है इस तरीके से फॉर्मूला एक हमारा हो जाता है, उसी का भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो ई सेल के लिए हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो ई कैथोड होता है और माइनस में ई एनोड होता है। और दोनों का वैल्यू याद रखना है आपको, रिडक्शन में ही रखना है। इसीलिए वहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बता रहे थे कि ई रिडक्शन बराबर माइनस ऑफ ई ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन हम लोगों को पता करना है। अगर ऑक्सीडेशन पता है तो उसका नेगेटिव साइन लगा देंगे, हम लोग को मिल जाएगा। तो ई सेल का सीधा सिंपल सा हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि ई कैथोड और माइनस ई एनोड। मतलब इस तरीके से मान लीजिए ई सेल है तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ई कैथोड और माइनस में ई एनोड। अब बात रहा कि कैथोड और एनोड, तो ये आपका आईपीसी द्वारा दिया गया कन्वेंशन है। तो इसमें दोनों को जो है हम लोगों को चाहे किसी में भी दिया रहे, अभी आगे आपको दिखाएंगे कैलकुलेट करके, तो किसी में भी दिया रहे हम लोग दोनों का वैल्यू, चाहे वो कैथोड में है फिर भी उसको उसका रिडक्शन वाला ही पार्ट लेंगे, चाहे एनोड में फिर भी उसका रिडक्शन वाला ही पार्ट लेंगे। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, एकदम डाल लीजिए अपना दिमाग में कि ये चीज़ याद रखना, दोनों को हमेशा रिडक्शन में लेके चलना। बाकी और भी इसके तरीके होते हैं लेकिन उसमें बहुत से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो जो बता रहा हूँ उसको कीजिए, अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका यहाँ पे फॉर्मूला ये हमारा हो गया इस तरीके से। इसका यहाँ पे एक ए भी यूज होता है, ई एक तरीके से हायर वैल्यू और माइनस में ई लोअर वैल्यू, इस तरीके से भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ये याद रखिए अच्छे तरीके से, आपका कैथोड और एनोड तो पहचानना यहाँ पे सिखाई दिए। कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन वाला है तो उसको भी रिडक्शन में ही इसमें काउंट करना है, तो वही लिख दें, बोथ आर टेकन एज रिडक्शन। तो ये तो बात हुआ सेल पोटेंशियल ई सेल का। लेकिन ज़्यादातर आपके एग्जामिनेशन में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ज़्यादा चेंज नहीं है, ई नोट बस वहाँ पे लगा दिया गया। तो इसीलिए इन स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे हम बता दिए हैं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी को ज़्यादा यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लोग यूज करते हैं ई नोट सेल। तो ई नोट सेल मतलब वही हुआ ऊपर वाला, यही तो फॉर्मूला है ना, इसमें बस लगा दिया नोट। रिडक्शन याद रखिएगा, दोनों का यूज हम लोग रिडक्शन के रूप में करेंगे। तो ई कैथोड और माइनस ई एनोड दोनों को हम लोग रिडक्शन के तौर पर लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आया। अब क्या करना है, ये फार्मूला को आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि इसको अब यहाँ पे पढ़े यहीं भूल जाएं। सीधा सिंपल इस फार्मूला को याद रखिए, इसी से तो ये भी बना है। ठीक है, पहला फार्मूला जो कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग पहला यहाँ पे याद रखना है। इस पे और भी वैरायटी के क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने एक अभी कॉन्सेप्ट पे जो यहाँ पे फार्मूला है इसी के बेस पे लिए हैं, तो उसको सबसे पहले करेंगे। उसके बाद और भी तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखिए
फिजिकल केमिस्ट्री में जब तक आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा आपको आइडिया कहीं भी नहीं लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपके साथ खेल जाएगा, आप देखते रह जाइएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए, सारा चीज़ समझा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, कहीं भी डाउट नहीं होगा जहाँ तक मुझे आइडिया। और कहीं भी यदि समझाने में मैं असमर्थ रहता हूँ तो थोड़ा कमेंट में आप लोग बताया कीजिए कि क्या है नहीं है, क्योंकि आपका कमेंट देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि कहाँ पे और मेहनत करने का ज़रूरत है, मुझे भी और आपको तो करना ही है, आपके लिए तो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं EMF ऑफ सेल, यहाँ पे जो भी हमारा दिया हुआ वैल्यूज़ है उसके आधार पे। तो फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, बाकी दिख तो सब ही रहा है तो कोई बात नहीं, चारों यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए। फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए EMG2+ से MG में जा रहा है जिसका वैल्यू इतना दिया गया है। बेसिकली E0 का बात करें, E0 सिल्वर प्लस यहाँ पे और कुछ एजी से जा रहा है और ये कुछ इस तरीके से हमारा वैल्यू है। यहाँ से हम लोग को EMF ऑफ सेल या फिर इसको E0 सेल सीधा सिंपल बोले तो E0 सेल इसका हम लोग को निकालना है। अब E0 सेल के लिए हमारा क्या होता है, E0 कैथोड होता है माइनस में E0 एनोड, और एक और बोले हम E0 हाइयर माइनस E0 लोअर, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि किसका जो है कौन एनोड है कौन कैथोड है, इसको हम लोग पहचानना है। तो एनोड पे हमारा सबसे पहले फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। कैथोड हमारा क्या होता है, कैथोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए इसमें से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो इनमें से अगर देखें दोनों में से, तो दोनों में से दोनों का क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। तो अब कैसे जानेंगे कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन एनोड कौन होगा, कैथोड हमारा कौन होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे देखेंगे। अब इसको जानने के लिए क्या होता है कि आपको जो है अच्छे तरीके से इसको या तो आपको इसको चेंज कर देना पड़ेगा बेसिकली, लेकिन चेंज हम लोग ना करें तो और अच्छा है क्योंकि हम लोगों का रिडक्शन फॉर्म में दिया ही है, तो सिंपल से इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। बस इतना हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, तब हम लोगों को ये चीज़ आसानी से पता चल जाएगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग को हेल्प करता है हम लोगों का रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारा उसका वैल्यू के साथ हम लोग देख लेंगे, और जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन किसके ऊपर कर रहा है, कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उसके आधार पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है, रिएक्टिविटी सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, आप उसके आधार पर आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग जो है डिफरेंस देखते हैं, वो हाइड्रोजन को जो है बेसिस मान के चलते हैं। ठीक है, रेफरेंस उसके ऊपर जो भी जाता है वो ज़्यादा रिएक्टिव, उसके नीचे जो आता है वो कम रिएक्टिव है, इस तरीके से। तो जो कम रिएक्टिव है उसको हम लोग ज़्यादातर जो है यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से जो हमारा है वो कैथोड के रूप में हम लोग काम करते हैं। बाकी सबसे पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार देखिए यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आए, आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज, क्लास 10th में भी ये चीज़ देखने को मिल जाता है। तो इधर क्या रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर जो है हमारा रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ऊपर में पोटेशियम आ रहा है, फिर सोडियम, फिर लिथियम, फिर बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड। फिर यहाँ पे देखिए बीच में हमारा हाइड्रोजन आ गया, इसके ऊपर में सारा यहाँ पे रिएक्ट मतलब जो है बेसिकली तो इंक्रीज ही कर रहा है, ऊपर नीचे आएंगे तो हमारा डिक्रीज करेगा। फिर नीचे हमारा आ जाएगा एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो इसमें क्या करना है, जो नीचे वाला जो भी है, मान लीजिए एक यहाँ से हम लोगों का उठा लिया कुछ इस तरीके से मैग्नीशियम उठा लिया, और इधर से हमारा जो है कुछ इस तरीके से सिल्वर दे दिया गया। तो सिल्वर को हम लोग यहाँ पे कैथोड की तरह मानेंगे और इसको जो है क्या मानेंगे, एनोड की तरह मानेंगे, क्योंकि एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही तो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करेगा, और लूज़ करेगा तभी तो हमारा वो कैसा काम करेगा, बिल्कुल करेगा ऑक्सीडेशन की तरह, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं एनोड की तरह। ठीक है, तो नीचे वाला को हम लोग कैथोड मानेंगे और ऊपर वाला एनोड। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के आधार पे, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग कन्फ्यूजन देख रहे थे, अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम और सिल्वर है, तो मैग्नीशियम और सिल्वर आ जाइए। मैग्नीशियम कहाँ पे है, मैग्नीशियम देख लीजिए यहाँ पर है, सिल्वर हमारा यहाँ पे है, तो सिल्वर को हम लोग मानेंगे कैथोड और मैग्नीशियम को मानेंगे हम लोग एनोड। अब देखिए इसको लगा के देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, कैथोड हमारा पता चल गया कौन है, सिल्वर है, एनोड हमारा पता चल गया मैग्नीशियम है। ठीक है, उसके आधार पे या और भी इसको आसान करना है, यदि किसी तरीके का कन्फ्यूजन लगे तब आपको रिएक्टिविटी सीरीज में जाके देखना है। लेकिन यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाए, इसमें आपका जो हाइयर और लोअर का कॉन्सेप्ट लगा के भी ये चीज़ आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हाइयर वैल्यू क्या था, हाइयर वैल्यू देखिए इसका था, इसमें माइनस कर रहे हैं लोअर, तो देखिए सेम वही आंसर आ जा रहा है।
और इसके एनोड और कैथोड के आधार पे भी जाएंगे तो भी हम लोगों का वही आंसर आएगा। तो कैथोड हमारा कौन सा पता चला, ये। एनोड हमारा पता चला ये। तो कैथोड की जगह पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ लिख दिया माइनस, एनोड वाला लगा दिए, इसको दोनों को ऐड किया तो 3.17 यहाँ पे वोल्ट आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, इसमें जिंक है, कॉपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप जा सकते हैं तो वहाँ पे देख लीजिए, उसके आधार पे ज़्यादा समझ में आएगा। जिंक और क्या है, हाँ कॉपर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जिंक कहाँ पे है, देखिए ऊपर में ही है जिंक, नीचे में ही कॉपर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैथोड, इसको एनोड। ठीक है, लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, हाइयर लोअर से भी आप लगा सकते हैं और इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी कभी कभी हाइयर लोअर वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है कहीं गड़बड़ करे, तो उसके आधार पे इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देख लीजिए, इसका भी देख लीजिए। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे इसका फेज देखना है कि क्या ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें कि जिंक 2+ से जिंक में जा रहा है, मतलब रिडक्शन, यहाँ पे कॉपर 2+, इसका भी रिडक्शन ही हो रहा है, मतलब दोनों का ही रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, अगर वैसा कुछ नहीं रहेगा तब तो हम लोग आसानी से पता कर लेंगे। मान लीजिए अगर जिंक का हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता और कॉपर का रिडक्शन हो जाता, तो जिसका रिडक्शन हो रहा था उसको हम लोग कैथोड मान लेते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो उसको हम लोग एनोड मान लेते हैं, तब तो दिक्कत ही नहीं था। फिर रिडक्शन वैल्यू में उसका चेंज करके उसका वैल्यू को बैठा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये यदि जिंक वाला ऑक्सीडेशन रहता है, इसका वैल्यू -0.76 है। ठीक है, और ये हमारा रिडक्शन, तो ये चीज़ रह गया। अब क्या करते हैं, इसको रिडक्शन में चेंज करने के लिए इसको प्लस वाला यूज करते हैं, बस इतना करना था। तो अभी वैसा दिया नहीं गया, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन। तो हम लोग रिएक्टिविटी देखें कि जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो जिसलिए वो कैसा हो जाएगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो उसको यहाँ पे रख दिए और ये हमारा यहाँ पे रह गया। इसी तरीके से इसको ऐड कर दिए। सेम इसी तरीके से यहाँ भी देख लीजिए। अब थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ई निकल 2+ से निकल में जा रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन, एजी से प्लस में यहाँ जा रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ इस तरीके से इसका हो जा रहा है, ये हमारा ऑक्सीडेशन को दिखा रहा है, मतलब -0.45 है, तो इसको रिडक्शन में चेंज करेंगे तो जस्ट इसको प्लस कर देंगे तो ये भी 0.3 वोल्ट यूज हो जाएगा और इसका भी प्लस में 0.45 वोल्ट यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे थे कि निकेल का जो रिडक्शन है, तो रिडक्शन हमारा कहाँ पे होता है, कैथोड में होता है। रिडक्शन बेसिकली हमारा कहाँ पे होता है, हाँ कैथोड में ही होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सबसे पहले देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। देखिए अब यहाँ पे ज़रूरत हम लोग को फिर से वही पड़ेगा, क्योंकि लगभग यहाँ पे कन्फ्यूजिंग टाइप से लग रहा है। ठीक है, तो निकेल और सिल्वर में आइए, यहाँ पे देखिए निकेल और सिल्वर। निकेल कहाँ पे है, यदि बात करें निकेल, देखिए निकेल यहाँ पे है, सिल्वर यहाँ पे। तो सिल्वर अब हमारा कैथोड की तरह जाएगा, ये हमारा एनोड की तरह जाएगा। तो सिल्वर देख लीजिए हमारा कैथोड में चला गया यहाँ पे, लेकिन ये इसका जो वैल्यू दिया गया था वो ऑक्सीडेशन के बेसिस पे दिया गया था, इसलिए हम लोगों ने इसका प्लस मान लिया। देखिए यहाँ पे प्लस में कर दिए और एनोड पे हमारा ये चला जाएगा, तो इसका तो वैल्यू ये रहेगा, यहाँ पे हमारा इतना आ जाएगा। अब जो ये जो डी नंबर वाला क्वेश्चन है, ये जो हम लोगों का यहाँ पे जैक बोर्ड का जो मॉडल सेट था 2024 का, उसमें ये चीज़ यहाँ पे दिया गया था। तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको लगा लीजिए एकदम। ठीक है, क्योंकि अगर मॉडल सेट में दिया है तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में कभी ना कभी कॉपी पेस्ट कर दिया जा सकता है। तो इसमें क्या था कि निकेल +2 से निकेल में, और ये दोनों यहाँ पे रिडक्शन वाला दिया था, वैल्यू दिया था। तो अब देखिए निकेल और कॉपर में देखिए कहाँ पे क्या है, निकेल यहाँ पे देखिए निकेल, यहाँ पे हमारा कॉपर है। तो कॉपर का क्या हो जाएगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा और निकेल हमारा एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो कैथोड में हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके से, कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल कॉपर वाला आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। और इस तरीके से निकेल वाला यहाँ पे हमारा आ जाएगा। निकेल का यहाँ पे दोनों तो रिडक्शन का ही वैल्यू दिया गया है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा था, जिस कारण से दोनों यही वैल्यू ले लेंगे। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 0.59 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको पता करना, बाकी हाइयर और लोअर से भी जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे चारों दिया है वो भी बन जाएगा। ठीक है, हाइयर में देखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, लोअर में ये चीज़ आ जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा। इधर भी हमारा वही है। ठीक है, तो हाइयर लोअर से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनोड कैथोड वाला भी यूज करके, बाकी अच्छा रहेगा। और बाकी ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है, इससे भी होगा। बाकी अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी लगभग यही सेम है, उसमें वैल्यूज़ के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या क्या देखें, इसको एक बार रिकेप ले लेते हैं, ताकि अच्छे तरीके से आपको वन वे में सारा चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन देखा, किस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाना चाहिए, हम लोगों ने सभी का बात किया। बाकी इनर्ट इलेक्ट्रोड का भी रह गया है, तो उसको आगे हम लोग यहाँ पे सी का बात करेंगे, बताया मैंने पहले ही, तो उसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल डेनियल सेल का एग्जांपल लेके हम लोगों ने यहाँ पे सेल का रिप्रेजेंट कर लिए। स्टेप यहाँ पे देखें 3 स्टेप था, सारा आप लोग देख लीजिएगा, बाकी जो लोग देख लिए उसके लिए तो अच्छा है। स्टेप 1 हम लोगों ने हाफ सेल रिएक्शन सारा एनोड और कैथोड वाला देख लिए। स्टेप 2 में फुल सेल रिएक्शन, स्टेप 3 में लास्ट में सेल का रिप्रेजेंटेशन। और याद रखना है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का है इसको आप लोग याद रखना, बैलेंस करते हुए चलना है। चलिए आगे फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात किया, 2 तरीके का होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फिर यहाँ पे एक मैजिक फार्मूला याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग मैजिकली, ताकि आपको दोबारा निकालना ना पड़े। एक का वैल्यू अगर निकल गया तो अगला तो आप निकाल ही सकते हैं। फिर है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोट से इसको दिखाते हैं, इसका भी सेम ही है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था जैक 2019 में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन, इसको देख लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली क्या होता है इसको हम लोग देखें, एग्जांपल भी यहाँ पे लगा के देख लिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कहा था कि लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग देखिएगा, वहाँ से और भी क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन का देख लीजिएगा। लेक्चर 1 में भी बताया था और इसमें भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग सेल पोटेंशियल की बात की है। सेल पोटेंशियल क्या होता है उसके आधार पे 2 तरीके का वहाँ पे सेल पोटेंशियल को हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और एक हमारा ईएमएफ। ईएमएफ जब होता है कि सेल वर्क नहीं करता तब, और पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल वर्क करता है तब उसको हम लोग कहते हैं। इस तरीके से सारा डिफरेंस था, यहाँ से भी डिफरेंस इसको पूछा गया है, तो आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन सेल पोटेंशियल का देखा, इसमें ई सेल ज़्यादातर ई नोट सेल से ही देता है, लेकिन दोनों का काम लगभग सेम ही है, बस एक स्टैंडर्ड कंडीशन में एक थोड़ा नॉर्मल में है, इस तरीके से। फिर हम लोगों ने देख लिया। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से क्या कैलकुलेट करना है। इसके लिए 2-3 तरीके का हम यहाँ पे बताएं। एक तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज से यहाँ पे एनोड कैथोड का पता लगा सकते हैं, जिसका यहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा वो हमारा एनोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो आगे चल के हमारा ऑक्सीडेशन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन मतलब बेसिकली लूज करके, ठीक है, रिएक्शन आगे कर लेता है। फिर वहाँ पे उससे बताएं रिएक्टिविटी सीरीज भी आप लोगों को दिखाएं, नीचे यहाँ पे देख लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज भी है। फिर यहाँ पे आप लोगों को हाइयर और लोअर वाला वैल्यू से भी बताएं कि जो हाइयर है उसमें से आपको लोअर को घटा देना है और माइनस में करना है, तो जो भी माइनस का टर्म है वो तो हमारा प्लस बन जाएगा, वहाँ से करना है। इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। और डी नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे था जो जैक बोर्ड वालों के लिए है, देख लीजिए यहाँ पे ये इसका जो है मॉडल सेट 2024 में दिया गया था, तो इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा, हो सकता है आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। तो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी और भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ से डिफरेंट टर्म्स है, तो सारा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को और कमेंट करना है अच्छा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इसी तरीके से और भी इंटरेस्टेड लेके आए, जो भी बोल सकते हैं आप लोग। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग 5000 फैमिली के करीब बनने वाले हैं। तो मैं बहुत समय से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर आगे लेकर जाइएगा, ये आप लोगों के पास है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।